दोस्तों, मैंने हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक हॉरर एनिमे सीरीज़ देखी है जिसका नाम है जुंजो इतो मैनियक, जिसमें टोटल 12 एपिसोड हैं और कुछ एडिशनल स्टोरीज भी हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं पहले 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगी। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसे ही हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन और हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले एपिसोड का नाम है स्ट्रेंज हिकिजुरी सिबलिंग्स और इस एपिसोड की कहानी हिकिजुरी परिवार के बारे में है। परिवार में 5 भाई बहन हैं, जिसमें सबसे बड़ा काजुया और उससे छोटे हैं किनाको, शिगोरू, नारुमी, हितोशी और मिसाको। एपिसोड के स्टार्टिंग में ये भाई बहन किसी जलते हुए शरीर को देख रहे होते हैं। इनकी आंखों में कोई इमोशंस नज़र नहीं आ रहे थे और इनका बर्ताव बहुत क्रीपी लग रहा होता है। अगले सीन में काजुया काम पर चला जाता है, जिसके लिए उसे सुबह सुबह निकलना होता है और वो देर शाम को लौटता है। काजुया के छोटे भाई बहन उसकी बहुत इज्जत करते थे क्योंकि वो उनके लिए मेहनत करता था। लेकिन अगले ही सीन में हम एक पार्क में काजुया को लेटे देखते हैं और वो कहता है कि हिकिजुरी परिवार के पास काफ़ी पुश्तैनी जायदाद है, इसलिए उन्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो बस अपने अजीब भाई बहनों से पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ आ जाता है। तभी पार्क के दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो वहाँ लेक की फोटोज खींच रही होती है। पूछने पर यह लड़की अपना नाम सचियो बताती है, जो यहाँ इसलिए आई है क्योंकि उसे भूत प्रेतों की तस्वीरें खींचना बहुत पसंद है। सचियो बताती है कि इस पॉन्ड में कई बच्चे डूबकर मरे थे, इसलिए वो यहाँ की तस्वीरें खींच रही है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ कई सारी आत्माएं होंगी। काजुया सचियो को अपने घर इनवाइट करता है क्योंकि हिकिजुरी फैमिली का बंगला काफ़ी पुराना था एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ कोई आत्मा हो। सचियो उसकी बात मान लेती है और उस शाम काजुया सचियो को अपने घर लाता है। काजुया सचियो को घर का कब्रिस्तान दिखाने लगता है जहां उसके परिवार के लोगों का दफनाया गया था। सचियो यहाँ कई फोटोज खींचती है कि तभी वहाँ काजुया के भाई बहन आ जाते हैं। काजुया इनको इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन शिगोरू यहाँ काफ़ी क्रीपली बिहेव करता है और एक टॉम की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि ये नारुमी के बॉयफ्रेंड की ग्रेव है। सचियो हितोशी की फोटोज खींचती है और फिर बहाना बनाकर यहाँ से चली जाती है। तो आगे घर पर हम हिकिजुरी सिबलिंग्स को आपस में लड़ते देखते हैं। यहाँ पर सबसे छोटी बहन मिसाको, जो कि सिर्फ 8 साल की थी, वो बहुत टैंट्रम सिखा रही थी क्योंकि उसे अपने माँ बाप की याद आ रही थी और सभी भाई बहन हितोशी को उसे शांत करने का काम दे देते हैं। मिसाको इतनी वायलेंट है कि वो अपने नाखूनों से हितोशी का मुंह नोच लेती है। वहीं नारुमी को इन लोगों के झगड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो अंदर चली जाती है। सबके जाने के बाद काजुया किनाको से कहता है कि वो एक सियोन्से करने का डिसाइड किया है, जिससे कि मिसाको को उनके माता पिता की आत्मा से मिलवाया जा सके और सचियो को भी वापस से इनवाइट किया जा सके। दूसरी तरफ सचियो अपने घर में हिकिजुरी घर में खींची फोटोज को डेवलप करती है, जहां वो नोटिस करती है कि हितोशी के पीछे कई आत्माएं मौजूद थी। इस पर यहाँ किनाको आ जाती है जो सचियो को सियोन्से के लिए इनवाइट करती है। ऐसे में सचियो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर हिकिजुरी मैंशन पहुंचती है, जहां सभी भाई बहन सियोन्से की तैयारी किए बैठे थे। लेकिन मिसाको फिर रोने लगती है और एक बार फिर वो हितोशी पर अटैक कर देती है। इससे हितोशी बहुत अपसेट हो जाता है और अपने पिता की कब्र के पास जाकर रोने लगता है। इधर काजुया सियोन्से शुरू करता है और अपने माँ बाप की आत्मा को इन्वाइट करता है। अचानक शिगोरू उठ खड़ा होता है और एक तरह का सब्सटेंस वॉमिट करता है जो सचियो और उसके बॉयफ्रेंड को एंडोप्लाज्म रखता है, जो कि किसी पोजेशन के दौरान एक इंसान रिलीज कर सकता है। शिगोरू की आवाज़ भारी हो जाती है और वो अपने पिता की आवाज़ में अपने भाई बहनों से बात करता है। वो काजुया को बहुत भला बुरा सुनाता है और कहता है कि उसने अपने भाई बहनों का ख्याल ठीक से नहीं रखा, इसलिए आज से बड़े भाई की जिम्मेदारी शिगोरू उठाएगा। काजुया डर कर भाग जाता है और कुछ देर बाद शिगोरू भी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन एज एन ऑडियंस हम देख पाते हैं कि हितोशी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वहीं काजुया गुस्से में अपने पिता के टॉम स्टोन को ही तोड़ देता है। तो अगले सीन में हम शिगोरू को अपने भाई बहनों पर रौब झाड़ते देखते हैं और वो उन सबको उसकी सेवा करने के लिए कहता है क्योंकि अब वो घर का हेड है। डरते हुए काजुया रूम में एंटर करता है और शिगोरू से कहता है कि वो दोबारा से सियोन्से करवाएगा ताकि इस बार माँ की आत्मा से बात की जा सके। इससे मिसाको बहुत खुश हो जाती है और शिगोरू फिर से सचियो को बुलाने को कहता है।
उधर सचियो का बॉयफ्रेंड सचियो को बताता है कि उसने पिछली रात वाले एंडोप्लाज्म को टेस्ट किया और वो बस राइस फ्लोर था। जी हाँ, यानी कि हिकिजुरी फैमिली का सियोन से बस एक नाटक था। इसी दौरान काजुया यहाँ आ जाता है और सचियो को फिर से सियोनसे के लिए इनवाइट करता है, लेकिन सचियो बहुत भड़क जाती है और काजुया को वहाँ से भगा देती है। उधर घर पर शिगोरू लगातार हितोशी को बुली किए जा रहा था और मिसाको भी चिल्ला रही थी। तभी यहाँ काजुया आता है और शिगोरू के साथ कल रात के नाटक के लिए लड़ने लगता है। शिगोरू उसे फादर का नाम लेकर डराने लगता है, पर काजुया को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो समझ चुका था कि शिगोरू नाटक कर रहा है। लेकिन तभी पीछे से हितोशी उठ खड़ा होता है और उसके अंदर से उसके पिता की आत्मा निकलती है, जो कि बहुत गुस्से में लग रही थी। ये एंटिटी सारे भाई बहनों को डराते हुए घर से बाहर निकलती है और अपने टॉम स्टोन के अंदर समा जाती है। हितोशी को भी होश आ जाता है और उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसके सभी भाई बहन उससे डरे हुए लग रहे। तो यही थी स्ट्रेंज हिकिजुरी सिबलिंग्स की कहानी, जहाँ हमने देखा एक अजीब परिवार को जो काफ़ी अजीब था। सभी भाई बहन बस एक दूसरे से लड़ते रहते थे और हितोशी हमेशा अपने बड़े भाई बहनों के बुलिंग का शिकार रहता था। इसी वजह से उसके अंदर एक डार्क एनर्जी भर गई थी और शायद यही वजह थी कि सचियो को हितोशी के पीछे आत्माएं नजर आई थी और उनके पिता की आत्मा भी उसी के अंदर प्रवेश की थी। ये कहानी एक्चुअल मांगा का एक ही हिस्सा है, जहाँ हम स्टार्टिंग सीन में एक पीकोल का अंत देख रहे थे। जी हाँ, यहाँ नारुमी अपने भाई बहनों से तंग आकर भाग गई थी जब उसका हाई स्कूल सीनियर कोतानी संभालता है उसे। कोतानी नारुमी को वापस घर जाने के लिए कहता है, लेकिन नारुमी नहीं जाना चाहती थी। इधर उसके भाई बहन शिगोरू को उससे लड़ने भेजते हैं और कोतानी को प्रैंक करने का फैसला करते हैं। कोतानी को नारुमी के फेक घोस्ट दिखाए जाते हैं, जिससे वो बहुत डर जाता है और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इन सब के प्रैंक में नारुमी भी शामिल थी और अंत में ये लोग मिलकर कोतानी की फ्यूनरल करते हैं और उस मैनिक्विन को भी जला देते हैं जिसका इस्तेमाल उन्होंने प्रैंक करने के लिए किया था। इसी सीन पे एनिमे की कहानी शुरू होती है, जिसे मैंने आपको शुरू में बताया था। तो यही थी पहले एपिसोड की कहानी। अब चलते हैं दूसरे एपिसोड की तरफ। दूसरे एपिसोड का नाम है द स्टोरी ऑफ द मिस्ट्री टनल। तो दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम एक माँ और उसके बच्चे को साथ दिखते हैं, जहाँ वो लोग एक टनल के सामने खड़े थे। अचानक ये औरत उस टनल के अंदर जाने लगती है, जहाँ एक ट्रेन आने लगती है और उससे टकरा कर उस औरत की मौत हो जाती है। लेकिन ये ट्रेन अपने आप ही गायब हो जाती है, मानो हवा में गायब हो गई हो। तो इस घटना को अब कुछ साल बीत गए हैं और ये बच्चा बड़ा हो गया है। इस बच्चे का नाम था गुरु और वो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ वही टनल एक्सप्लोर करने जा रहा था। टनल के अंदर उन्हें एक दोस्त बताता है कि टनल के बीचों बीच कोई अजीब सी चीज़ है जो उन्हें देखनी चाहिए, लेकिन बीच में उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है और इन्हें यहाँ एक इंसान खड़ा दिखाई देता है। तभी वहाँ से ये सब डर कर भाग जाते हैं, लेकिन गुरु देखता है कि ये उसकी छोटी बहन मारी है जो अपने आप ही यहाँ आ गई थी। मारी रोने लगती है और उसे नहीं पता था कि वो यहाँ क्यों और कैसे आ गई थी। तो ऐसे में गुरु उसे वापस घर ले जाता है और हमें पता चलता है कि ये टनल अक्सर लोगों को अट्रैक्ट करता है। गुरु के पिता गुरु को उसे संभालने के लिए कहते हैं क्योंकि मारी की तबीयत खराब हो गई थी। वो डिसाइड करते हैं कि अगले दिन मारी स्कूल नहीं जाएगी और घर पर ही आराम करेगी। तो नेक्स्ट डे जब गुरु स्कूल से घर वापस आता है तो उसके पिता उसे बताते हैं कि मारी फिर से गायब हो गई थी। जी हाँ, वो गुरु को घर पर ही रहने को कहकर खुद मारी को ढूंढने निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि गुरु काफ़ी देर तक अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रहा था और बाहर मौसम भी खराब होने लग गया था और अब तक उनके कोई अता पता नहीं था। गुरु वापस टनल की तरफ निकल जाता है और वहाँ उसे अपने पिता और मारी दोनों के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। अंदर गुरु को अपने पिता का फ्लैशलाइट भी मिलता है और गुरु उन्हें पुकारते हुए अंदर दाखिल होने लगता है। गुरु के ऊपर कहीं से खून भी गिरता है, लेकिन गुरु को पता नहीं चलता। अब टनल के बीचों बीच गुरु को एक दरवाज़ा मिलता है जिसके अंदर एक लैब जैसा सेटअप हुआ था। यहाँ 2 साइंटिस्ट भी थे और मारी इन्हीं के साथ थी। गुरु इन साइंटिस्ट से अपने पिता के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें यहाँ किसी और आदमी को नहीं देखा और उन्हें सिर्फ मारी ही मिली थी। लेकिन गुरु यहाँ अपने पिता की फ्लैशलाइट दिखाता है और गुरु के इंसिस्ट करने पर डॉक्टर कोयामा गुरु को बाकी का टनल दिखाने ले जाती है।
लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। यहाँ डॉक्टर गोरू को बताती हैं कि ये लेबोरेटरी कॉस्मिक क्रिएचर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए है, क्योंकि इस एरिया में अक्सर कई कॉस्मिक रेज गिरती रहती है। गोरू अपनी बहन को लेकर वापस घर आ जाता है, इस उम्मीद में कि शायद उनके पिता खुद ही घर वापस लौट आएंगे। नाउ अगले दिन मारी फिर से टनल में जाती है और डॉक्टर कोयामा गोरू को फ़ोन करती हैं और गोरू अपनी बहन को लेने के लिए जाता है, जहाँ वो देखता है कि लैब के तीनों डॉक्टर्स बहुत परेशान थे। डॉक्टर इशिकारा कोयामा और प्रोफेसर को एक तस्वीर दिखाते हैं जहां हम कुछ कॉस्मिक एंटिटीज़ को देख पाते हैं। वो बताते हैं कि जब से वो लोग इस टनल में रिसर्च शुरू किया है तब से उन्हें बहुत अजीब भी महसूस होता है, मानो उनके अंदर जान ही ना हो। खैर सीन कट होता है और फिर हम सभी लोगों को टनल में देखते हैं जहाँ कॉस्मिक एंटिटीज़ उन पर अटैक कर देती हैं और एक एक कर डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इवन मारी टनल के अंदर खींच ली जाती है। कोयामा और गोरू खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें भी मरे हुए लोगों की कॉस्मिक शरीर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये शरीर खून से लथपथ हालत में थे और मारी अब भी अपने भाई को पुकार रही थी। गोरू भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शक्ति भी कम होने लगती है, वो नहीं भाग पाता और ये एंटिटी उसे भी खींच लेती है। अंत में हम समझ जाते हैं कि गोरू के पिता के साथ भी इस टनल में यही हुआ होगा। अब एनिमी में मांगा के पहले की कहानी को स्किप कर दिया गया है, जहाँ हमें बताया जाता है कि ये टनल डीमन हेल पर लोकेटेड है। गोरू कई सालों के लिए यहाँ से दूर रहा था, लेकिन ये टनल उसे वापस पुकारता है। गोरू डिस्क्राइब करता है कि ये टनल एक शैतान की तरह है जो उसे निकलना चाहता है। मांगा के अंत में गोरू की जान भी बच जाती है और वो अपनी आंट के साथ रहने टोक्यो चला जाता है, लेकिन कई साल बाद गोरू की तबीयत भी वैसे ही खराब होने लगती जैसे टनल के अंदर लोगों की होती थी और उसकी जान भी चली जाती है। ये कहानी इस बात को दर्शाती है कि हम अपने बीते हुए कल से भाग नहीं सकते, कभी न कभी हमें उसका सामना करना ही पड़ेगा। तो यहीं पर दूसरे एपिसोड की पहली कहानी खत्म हो जाती है और शुरू हो जाती है इस एपिसोड की दूसरी कहानी, जो कि है आइसक्रीम मैन की। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक बड़े से आइसक्रीम ट्रक को देखते हैं, जहाँ एक आदमी कई बच्चों को लुभा रहा था अपने आइसक्रीम से। सभी बच्चे लाइन लगाकर आइसक्रीम लेते थे और फिर इस ट्रक पे सवार हो जाते थे। सोनोहारा नाम का एक आदमी अपने बेटे तोरोकी के साथ इस पड़ोस में नया आया था। तोरोकी के जिद करने के बावजूद उसका पिता उसे आइसक्रीम नहीं दिलाता, क्योंकि ये डिनर का वक्त था। सोनोहारा बाकी पेरेंट्स से बच्चों के आइसक्रीम ट्रक पर सवार होने वाली बात पूछता है, जिस पर सभी बताते हैं कि आइसक्रीम वाला हर सैटरडे को इन बच्चों को बाकी जगह घुमाने ले जाता है और फिर शाम को सभी को यहाँ वापस छोड़ जाता है। बच्चे इससे काफ़ी खुश भी होते हैं। अब घर पर तोरोकी अपने पिता से नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उसे भी आइसक्रीम खानी थी। अब अगले सैटरडे को सोनोहारा खुद तोरोकी को आइसक्रीम खिलाने ले जाता है और उसे बाकी बच्चों के साथ ट्रक की सवारी करने भी भेजता है। नाव आते वक्त तोरोकी को बहुत देर हो जाती है, जिससे सोनोहारा थोड़ा परेशान हो जाता है। तोरोकी बताता है कि ट्रक के अंदर एक बड़ा सा आइसक्रीम का ढेर था और सभी बच्चे उसे मिलकर खा रहे थे। ये बात सोनोहारा को काफ़ी अजीब लगती है और वो आइसक्रीम मैन पर नज़र रखने का डिसाइड करता है। सोनोहारा देखते हैं कि तोरोकी ने ट्रक पर काफ़ी सारे दोस्त बना लिए थे। इससे सोनोहारा को रिलीफ महसूस होता है, क्योंकि वो लोग इस शहर में नए आए हुए थे। अगले सैटरडे को सोनोहारा फिर तोरोकी को छोड़ने जाता है, लेकिन इस बार वो आइसक्रीम मैन से खुद भी इस ट्रक पर सवार होने के लिए कहता है, जिस पे ये आदमी मना कर देता है, सेन की ये ट्रक सिर्फ बच्चों की सवारी के लिए है। उसी वक्त सोनोहारा ट्रक के अंदर झांकता है, जहाँ सच में फ्लोर पर ढेर सारी आइसक्रीम पड़ी हुई थी, जिस पर सारे बच्चे लुझे हुए दिखते हैं। अब ऑब्वियसली इस दृश्य को देखकर सोनोहारा काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है। अब उस शाम जब सोनोहारा घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसके घर में चारों तरफ आइसक्रीम पडल्स पड़े हुए थे और कई बच्चों के चप्पल बाहर देखता है। वो और दौड़कर अंदर जाते हैं। यहाँ का नज़ारा सोनोहारा को शौक में डाल देता है। वो देखता है आइसक्रीम का ढेर लगा हुआ था, जहाँ कई सारे बच्चे पिघल कर खत्म हो गए थे। जी हाँ, बस तोरोकी ही बचा हुआ था, जो अब भी वो आइसक्रीम खाए जा रहा था। सोनोहारा तोरोकी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तोरोकी भी पिघल जाता है और सोनोहारा बस देखता रह जाता है। यहीं पर दूसरे एपिसोड की दूसरी कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की गई है कि बचपन में हमें जो काम करने से मना किया जाता था, वो कुछ सोच समझकर ही मना किया जाता था। जैसे कि स्ट्रेंजर्स से चॉकलेट ना लेने की बात को कभी कभी सीरियसली ले लेना चाहिए।
वहीं शहर के लोग खुलेआम इस आइसक्रीम वाले के साथ अपने बच्चों को जाने देते थे क्योंकि वो दिखने में शरीफ और अच्छा लग रहा था, इंडिकेटिंग कि जो जैसा दिखता है वैसा हो ज़रूरी नहीं। और यहीं पर आज की ये वीडियो एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट में एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।